गुड मॉर्निंग। हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे गद्य नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है एक यात्रा यह भी, और इसके लेखक है राम दशरथ मिश्रा जी। दोस्तों ये जो कहानी है इसका साहित्य प्रकार कहानी ही है, और यहाँ बात है एक सामान्य रिक्शे वाले की। एक सामान्य रिक्शा वाला जिसके परिचय में एक बार लेखक आते हैं और धीरे धीरे उनसे परिचित होकर उस रिक्शा वाले के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं को जानकर नारी के प्रति उस सामान्य एक रिक्शे वाले का जो दृष्टिकोण है उसे देखकर तथा जीवन में उतारे गए उसके कर्तव्य बोध को देखकर उसे जो प्रेरणा प्राप्त होती है, यह बात आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। साथ साथ में स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूब यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो कि हमारे लिए अत्यंत प्रेरक है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं राम दशरथ मिश्र जी को। यह है राम दशरथ मिश्र जी, और अब बात करते हैं इस काव्य की प्रस्तावना के बारे में, जो इस प्रकार है। राम दशरथ मिश्र हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उनका जन्म सन 1924 में हुआ था। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्रचार। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, जुलूस, कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपकी कहानी संग्रह है। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया था। अब बात करते हैं एक यात्रा यह भी। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन में जो घटित घटनाएं हुई है उनसे नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो कि हमारे लिए अत्यंत प्रेरक है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू उसे कहते हैं दोस्तों जो यात्रा करने से डरता हो। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। अंट शंट यानी कि मन चाहे वैसा जो किराया मांगते हैं ऐसे ऑटो वालों से। दोस्तों, हम भी कई बार यात्रा पर गए हुए होते हैं। हमने भी यह बात महसूस की होती है कि हम कोई अपरिचित स्थान पर जब यात्रा में जाते हैं तो कई बार जो ऑटो वाले होते हैं वह हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही किराया हमारे पास से मांगने लगते हैं। जैसे हम तो उस जगह से अपरिचित है तो वो कभी कभार हमें ठगने का प्रयास भी करते हैं। इस बात को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी रहती है। तो इस बार डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाइएगा ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने उसे स्वीकृति दे दी। यहाँ दोस्तों, रिक्शा वाला जो उसे बाबूजी कहकर बुलाता है कि बाबूजी आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही और कोई ना कोई ऑटो तो करेंगे ही, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं कर लेते, मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जो ये आवाज़ थी उसमें एक
प्रकार सा, जैसे हम कहें कि एक आकर्षण सा लेखक को महसूस हुआ, तो लेखक ने उसे जल्द से स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर पर घर की कॉल बेल बजाई। डॉक्टर के घर की जो कॉल बेल है वह बजाई, तो ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ज्ञात होना यानी कि जानना, परिचित होना। डॉक्टर के घर पर गए तो लेखक को यह बात पता चली कि डॉक्टर ने तो क्लिनिक की जगह ही बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ, तो कहता है बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाहर निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर कर गया है, यानी कि हमें अपना सा लगने लगा है। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब जाऊँ, यानी फिर कब आऊँ, ऑटो वाला पूछता है। लेखक को देखिए दोस्तों, वह डॉक्टर के घर पर ले जाता है, उसके बाद उसे क्लिनिक पर ले जाता है, नए क्लिनिक पर, और लास्ट में उसे होटल पर छोड़ने भी आता है। और इतना ही नहीं, आगे वह पूछता है कि फिर कब आओ। तो लेखक कहते हैं यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना। कहते हैं कि आप इस शहर में आए हैं ग्वालियर में, तो यहाँ कुछ घूमेंगे फिरेंगे ना। आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है, ऐसा कहकर उनसे कुछ वार्तालाप करता है। लेखक कहते हैं कल शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाओ। लेखक कहते भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। लेखक कहते मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हुआ। वह बहुत देर से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता रहा। तो ऑटो वाला लेखक और उसकी पत्नी को कौन से नाम से संबोधित करता था, तो ऑटो वाला लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता था। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्तालाप शुरू हुई। पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो। देखिए यहाँ लेखक की पत्नी जो है ऑटो वाले से पूछती है कि बेटे तुम ग्वालियर के हो। ऑटो वाला आंसर देता है नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। तो जो ऑटो रिक्शा वाला था उनका मूल गांव कौन सा था, आगरा। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, यानी कि उसके मन में कोई ऐसा दुख है जो वह छुपा रहा है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है।
तो ऑटो वाला जो है उसका बड़ा भाई जो है वह एक वकील है। मैं भी बीए पास हूँ, यानी कि मैंने भी ग्रेजुएशन किया है। कोई नौकरी खोज रहा था कि कहता है कि मैं बीए पास करने के बाद नौकरी की तलाश में था, मगर उसके बाद देखिए डॉट 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 दिया गया है, यानी कि आगे कुछ कहना चाहता है। कहने का मतलब है कि कोई नौकरी खोज रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। कोई नौकरी खोज रहा था कि इतना कहकर वह एक चुप्पी सी छा जाता है, एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है, अवांछित, जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की हो ऐसी घटना। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी धिधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। मोहन कहता है, क्या हुआ? तो कहती है लड़की, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। अधेड़ यानी कि वयस्य, जो बड़ी उम्र का आदमी या पुरुष होता है तो उसे अधेड़ कहते हैं। तो लड़की की परेशानी थी कि उसके माँ बाप उसे एक अधेड़ यानी कि उनसे उम्र में जो बड़ा है ऐसे एक इंसान से बेच रहे थे, यानी कि उसका सौदा उसे बेच रहे थे, यानी कि उसका सौदा कर रहे थे। तो मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। देखिए, मैं भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, मगर वो जो खुसट का मतलब होता है दोस्तों अप्रिय, कि मुझे वो पसंद नहीं है बुढ़ा, तो मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। तो ऑटो वाला कहता है मोहन कि उस वक्त मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूँ, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, स्टेशन यानी कि पुलिस थाने। वहाँ से उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़के की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। देखिए, यह थानेदार जो था वह भी बहुत ही जैसे हम कहें कि मानवतापूर्ण व्यवहार करता है, और जैसे एक आत्मीय व्यवहार करता है, और ख़ास करके एक प्रामाणिकता पूर्वक, जो निष्ठापूर्वक वह अपनी ड्यूटी निभाता है। कहता है कि मैं इसकी एफआईआर लिख दूँ, फर्स्ट कंप्लेंट रिपोर्ट लिख दूँ, और इसके आधार पर इसके माँ बाप को हवालात में यदि बंद भी कर लूँ, मगर अभी तो हमें फ़िलहाल इस लड़के की चिंता करनी है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या किया जाए कि इसकी समस्या दूर हो जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोली, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया, यानी कि ना बोला। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? थानेदार मोहन से कहता है कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, यानी कि कुछ सोच में पड़ गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। जो थानेदार कहता है कि तुम इससे शादी कर लो, तो कुछ देर तो मोहन चुप रहता है, सोच में पड़ जाता है, मगर बाद में कहता है कि इसमें बुराई भी क्या है। तो लेखक कहते हैं कि मोहन ऐसा कहता है कि आप पहले इस लड़की को तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, यानी कि अपनी सहमति दे दी, सम्मति दे दी, दर्शा दी। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है, बात तय हो चुकी है। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात,
यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर यानी कि कल्याणकारी भी होगा और मानवीय भी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो सामान्य ऑटो वाला है उसका जो मानवीय अभिकोण है, मानवीय दृष्टिकोण है और नारी सम्मान के प्रति उसके हृदय में जो आदर सम्मान है, यह हम देख सकते हैं। उनकी शादी उनके भाभी की बहन से तय हो चुकी थी, फिर भी कहता है कि उनसे तो कोई भी भला अच्छा आदमी शादी कर सकता है, मगर ये जो लड़की है ये अब संकट में है, इस वक्त खतरे में है और इस संकट में मैं उसे ऐसी हाल में नहीं छोड़ सकता। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वह बेच दी जाने का संकट है कि विवाह एकदम तो जल्दी से होगा नहीं, इसके लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। और यदि इस वक्त मैं इस लड़के को उसके घर पे भेज दूँ तो फिर से इसे बेच दिया जाएगा या बेचने का प्रयास किया जाएगा, एक संकट ये भी है। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज़ होंगे ही, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। नारी निकेतन संस्था है दोस्तों, जहाँ जो हम कहें कि अबला और पीड़ित दुखी स्त्री है उन्हें रखा जाता है। लड़की के माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी, यानी कि वो जो थानेदार था उसने ही मोहन के साथ उस लड़की की शादी करवा दी। मैंने कहा, यानी कि लेखक अब कहते हैं, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कि तुम कोई कथा सुना रहे हो। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ याद रखना है कि थानेदार की क्या विशेषता थी, ऐसा एक वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। तो थानेदार की यह विशेषता थी कि थानेदार एक कवि भी था और कवि सम्मेलनों में कविताएं भी पढ़ता था। उसकी जो कविता थी वो मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती थी। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि पूरे संसार में ठग और फरेब झूठ ही फैला हुआ है। हम जहाँ कहीं भी जाए, कोई ना कोई मसीहा, कोई ना कोई देवदूत हमारी सहायता करने के लिए अवश्य ईश्वर भेज ही देता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से शादी न की, दूसरी जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, लेखक उसे कहते हैं। लेखक को कहता है, हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। यहाँ दोस्तों, निबाह होना उसका मतलब है घर खर्च निकालना, कि आगरा में हमारा घर खर्च निकलना मुश्किल हो गया था। पराया शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से तो अच्छा है न, जो दिन रात अप्रीतिकर यानी कि अप्रिय व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है। देखिए दोस्तों, कहाँ मन को छू लेने वाली बात कहता है कि पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, कोई हमारा परिचित न हो, किंतु यह परायापन है उस अपनेपन से तो कई गुना अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर यानी कि अप्रिय व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है। उद्विग्न करना यह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है पीड़ा देना, कि हमारे अपने ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे जिससे हम पीड़ित हो, इससे तो अच्छा है यह परायापन ही है। हाँ, सही कह रहे हो।
तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़के को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। देखिए, यहाँ यह बात भी लेखक की जो है हमें दिमाग में उतारनी है कि हमने कई बार देखा है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं बड़ी बड़ी संस्था में नारी उत्थान की बातें करते हैं, नारी के प्रति आदर व्यवहार व्यक्त करने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर भी देते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, किंतु अपने जीवन में उसे नहीं उतारते। लेकिन यहाँ मोहन जो है उसने एक दुर्दशाग्रस्त पीड़ित नारी को देखा और उसे सम्मानपूर्वक अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उभारती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। देखिए उसकी उदारता, देखिए उसके मन में पैसों के प्रति भी लोभ लालच नहीं है। ऐसा नहीं कि अपना जो दुख है वह लेखक के सामने बयां करके वह उनसे कुछ पैसे कमाना चाहता है। उसका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर उसका इरादा यहाँ एक नेक है। रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। लेखक उसे कहते, मोहन ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो कल से हमारे पीछे मेहनत की है, हमें क्लिनिक ले गए, दूसरे क्लिनिक ले गए, घुमाने ले गए, स्टेशन छोड़ने आए, ये उसका जो किराया है यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। देखिए यहाँ दोस्तों, मोहन जो है लेखक और उसकी पत्नी के रूप में अपने माँ बाप को देखता है। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से भी कमा लेता हूँ। बेटे, लेकिन मेरे भी तो सोचो, मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक भी प्रामाणिक है, उसकी भी उदारता है। यहाँ कहते हैं कि तुमने मुझे बाबूजी कहा है तो मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है। कहते हैं कि तुम जो लेखक को कहते हैं कि आप जो मुझे 500 रुपये दे रहे हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा और बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। तो लेखक कहते, मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने पड़ेंगे। लेखक उसे अतिशय आग्रह करते हैं। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। लेकिन कुछ क्षण बाद वह बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन में आ ही गया है। कभी कभी फ़ोन करता रहो क्या? उनसे इजाज़त मांगता है कि क्या कभी कभी मैं आपसे फ़ोन कर सकता हूँ, आपसे बातें कर सकता हूँ। लेखक कहते, हाँ हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तो लेखक, उनका नाम है, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। तो लेखक जो है वहाँ उसका नाम बता दे, सत्यकेतु। यहाँ जो रिक्शा वाला है उसे कहते हैं कि मेरा नाम सत्यकेतु है और मेरी पत्नी का नाम है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब
वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा कि लेखक जब स्टेशन की ओर जाने लगे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका अपना, उस ऑटो वाले का अपना कोई उनसे बिछुड़ रहा हो। उसे एक आँखों में एक अपनापन लेकर वह कई देर तक उसे निहारता रहता है, यानी कि उसे देखता रहता है। यहीं पर दोस्तों ये जो कहानी है यह समाप्त हो जाती है। आप पूरा इस वीडियो को अवश्य देखना, इस वीडियो को देखिए। इसे यदि आपको इसमें कोई भी प्रश्न है तो आप स्कूल के वक्त में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं या किसी भी वक्त मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अस्तु।